बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अगला पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। स्टोमिक एक बैग की तरह का स्ट्रक्चर है और चूँकि मसल्स इसके अंदर होते हैं तो ये मस्कुलर बैग है और चूँकि इसमें मूवमेंट हो रही है तो इस वजह से इसको इलास्टिक कहा गया। शेप की बात करें तो आमतौर पर इसको जे शेप, जब डायग्राम हम ड्रा करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको जे शेप क्यों कहा जाता है। अच्छा, इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो एसोफेगस, खुराक की नाली थी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला जो पोर्शन है वो डुडीनम कहलाता है। तो आप कह सकते हैं ये एसोफेगस और डुडीनम के दरमियान में आता है। तो इट इज़ सिचुएटेड आफ्टर द एसोफेगस एंड बिफोर द डुडीनम। अच्छा, अगर हम वैसे हमारे जिस्म में लोकेशन की बात करें तो ये पेट में आता है। पेट के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं एब्डोमिन और पेट के भी लेफ्ट साइड में आता है। अच्छा, हमारे सीने को और पेट को एक मसल्स की दीवार सेपरेट करती है जिसको डायफ्राम कहा जाता है। यहाँ ये डायफ्राम मौजूद होता है तो डायफ्राम के बिल्कुल नीचे ये मौजूद, यानी इस जगह ये मौजूद है, पेट में है, लेफ्ट साइड पे है और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद है। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ है, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड एट द लेफ्ट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो पेट के अंदर ये लेफ्ट साइड पर होता है एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम। अच्छा, अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके तीन पार्ट हैं, एक को कार्डियक, एक को फंडस और एक को पाइलोरिक पार्ट कहा जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास खुराक की जो नाली है, खुराक की जो नाली है उसको एसोफेगस कहा जाता है और खुराक की नाली के एंड पे एक छोटा सा स्फिंक्टर, ये दरवाज़ा लगा हुआ है जिसके लिए हमने कार्डियक स्फिंक्टर का वर्ड इस्तेमाल किया था क्योंकि ये दिल के करीब होता है। अच्छा, इस कार्डियक स्फिंक्टर के बाद स्टोमिक शुरू हो जाते हैं और स्टोमिक का पहला पार्ट जिसके अंदर खुराक आती है वो कार्डियक पार्ट कहलाता है, ये कार्डियक रीजन कहलाता है। तो पहले, और ये किसके बाद आ जाता है? प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर द एसोफेगस। उसके बाद जो स्टोमिक का मेन पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, वो इस कार्डियक पोर्शन के एक साइड पे होता है। यानी आप ये समझ लें कि ये इसका मेन पार्ट है, स्टोमिक का मेन पार्ट है, इसको फंडस कहा जाता है। क्लियर? और इसी के अंदर प्रॉपरली डाइजेशन होगी, मिक्सिंग ऑफ फूड होगी, जो भी काम होगा इसके अंदर स्टोरेज होगी, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं ना तो स्टोमिक में कुछ देर के लिए वो स्टोर हो जाता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे की तरफ जा रहा है, यानी ये डाइजेशन का काम भी कर रहा है और चूंकि ये बैग है इस वजह से ये स्टोरेज। और एंड पे फिर हमारे पास जो एग्जिट पॉइंट है जो जाके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन या डुडीनम में खुलता है, इस एग्जिट पॉइंट को पाइलोरिक कहा जाता है और ये आमतौर पे कार्डियक के थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। यानी कार्डियक के एक साइड पे फंडस है और उसके बिल्कुल नीचे जहाँ फंडस ख़त्म होता है वो हमारा मौजूद है पाइलोरिक रीजन। तो फंक्शन क्या है? कार्डियक वो एंट्री पॉइंट है, ठीक है, जहाँ खुराक स्टोमिक में दाखिल होती है। तो पहला पोर्शन जो जिसमें स्टोमिक की खुराक आती है वो कार्डियक है। फंडस ये स्टोर करेगा, डाइजेस्ट करेगा और पाइलोरिक जो है वो कार्डियक के बिल्कुल नीचे है और ये एग्जिट पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ से खुराक निकलेगी। अच्छा, यहाँ आपकी बुक में स्टोमिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेकिन बहुत सारी दूसरी जो बुक्स हैं उनमें स्टोमिक के सिर्फ 3 पार्ट्स नहीं है, बाज़ 4 पार्ट्स बनाते हैं, बाज़ 5 बनाते हैं, बाज़ 6 बनाते हैं, वो इनकी फर्दर डिवीजन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ज़्यादा जो कॉमन है वो स्टोमिक के 4 पार्ट्स हैं। उसमें क्या होता है, ये जो फंडस वाला पोर्शन है वो सिर्फ इस पोर्शन को कहा जाता है कि खुराक आती है फंडस में, थोड़ी देर के लिए आती है फिर नीचे, और इस पार्ट को बॉडी कहा जाता है। लेकिन आपकी बुक में इस पूरे पार्ट को फंडस कहा गया है, या आप कह सकते हैं ये जो पोर्शन है ये फंडस का एक पोर्शन है। क्लियर? बहरहाल हर एक की अपनी डिवीजन होती है, हर एक की अपनी क्लासिफिकेशन होती है। आपकी बुक में पूरे स्टोमिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कहीं ये भी लिखा आ सकता है कि जो स्टोमिक है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, कहीं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। तो ये भी थोड़ा सा जहन में रखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब होता क्या है, खुराक आती है एसोफेगस के ज़रिए से। जब एसोफेगस ख़त्म होता है तो यहाँ एक स्फिंक्टर मौजूद है जिसका नाम क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर जो ही खुराक पहुँचती है, उसकी पेरिस्टाल्टिक वेव पहुँचती है यहाँ, तो ये रिलैक्स होता है और ओपन हो जाता है और खुराक चली जाती है स्टोमिक के अंदर। क्लियर? कार्डियक स्फिंक्टर ओपन व्हेन अ वेव ऑफ पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन। पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन का ये पिछला बड़ी डिटेल में हमने लेक्चर डिस्कस किया था। ये वो मूवमेंट्स हैं जो खुराक को लेकर आ रही हैं, मूव करवा रही हैं, ये पुशिंग फोर्स है। तो ये जब
पेरिस्टाल्टिक जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं या मूवमेंट्स हैं, जब वो इस स्फिंक्टर के पास आती हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं और ये ओपन हो जाते हैं और खुराक किस में चली जाती है, स्टोमिक में चली जाती है। अच्छा, उसके बाद जब हम स्टोमिक की बात करते हैं तो फूड तो स्टोमिक में इंटर हो गया है, फूड तो स्टोमिक में इंटर हो गया है। अगर स्टोमिक की दीवार की बात करें तो स्टोमिक की दीवार में आगे 3 मेन लेयर्स हैं, ठीक है, 3 मेन लेयर। तो मैं इस टुकड़े को यहाँ बड़ा करके ड्रा करता हूँ। सबसे जो बाहर लेयर होती है जो कवरिंग बनाती है, सबसे बाहर लेयर जो होती है जो कवरिंग बनाती है वो सिरोजा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सिरोजा। और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है और इसने स्टोमिक की कवरिंग बनानी है। क्लियर? उसके बाद जो दरमियान में जो सबसे मोटी लेयर है वो मस्कुलर है। ये दूसरी लेयर है, ये दरमियान में आती है। कौन सी लेयर है? मस्कुलर लेयर। ठीक है, ये आप कह सकते हैं मस्कुलर लेयर आ गई, मस्कुलर लेयर। ठीक है, और तो सबसे बाहर क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, इसको सिरोजा कहा जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है ये वाली। और ये कौन सी लेयर आ गई? मस्कुलर लेयर आ गई। अच्छा, मसल हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं, स्मूथ हैं, कार्डियक हैं, स्केलेटल हैं। तो ये स्मूथ मसल, और जब भी वर्ड आएगा ना स्मूथ मसल का, तो इसका मतलब है ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं होती, हमारा ब्रेन इनको खुद कंट्रोल कर रहा होता है। आगे फिर इसकी भी 3 टाइप्स हैं उनकी अरेंजमेंट के लिहाज से। सबसे बाहर जो मसल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल होते हैं, उसके दरमियान में मिडल होते हैं, और सबसे अंदर जो सिर्फ स्टोमिक में पाए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखें, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी और हिस्से में नहीं है। इट इज़ यूनिक टू स्टोमिक, ये स्टोमिक के साथ ही यूनिक है। हाँ, जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर है ये हमारे एसोफेगस में भी है, स्टोमिक में भी है, इंटेस्टाइन में भी है, लार्ज, ये सारी जगह मौजूद होते हैं। क्लियर? अच्छा, इनको जो नाम दिए गए ना लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर, ओब्लिक, ये इनकी अरेंजमेंट के लिहाज से दिए गए। जैसे मैं कहता हूँ कि हम मस्कुलर लेयर का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ ड्रा करते हैं, और ये जो मैं ब्लू से ड्रा कर रहा हूँ ना, ये सबसे आउटर लेयर है मसल्स की, तो जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल होते हैं। तो ये जो मसल हैं वो अलोंग द लेंथ अरेंज होते हैं, अलोंग द लेंथ। ठीक है, ये लेंथ वाइज अरेंज होते हैं। क्लियर? फिर इसके अंदर आ जाते हैं दूसरे, तो ये अलोंग द डायमीटर अरेंज होते हैं, यानी गोल गोल अरेंज होते हैं, नाम से जाहिर है स्टोमिक। ठीक है, फिर उसके अंदर आ जाते हैं तीसरे, ये इस तरह थोड़े टेढ़े टेढ़े से अड़े, इसको हम कहते हैं ओब्लिक, इस तरह अरेंज होते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट है, ये सर्कुलर है, और ये हमारे पास ओब्लिक अरेंजमेंट है। क्लियर? तो बहरहाल जो अलोंग द लेंथ अरेंज होंगे वो सबसे बाहर वाले, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। तो ये 3 मसल्स की टाइप्स हैं जो अरेंज होती हैं, मिडल सर्कुलर, इनर ओब्लिक। अच्छा, ये ओब्लिक सिर्फ यहाँ क्यों है? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल जब मैदे को मूव करवाते हैं ना, तो वो सिर्फ इस तरह मूव करवाते हैं, जैसे प्रेस कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं छोड़ रहे हैं। लेकिन मैदे के अंदर चूँकि गैस्ट्रिक जूस होता है, आगे हम पढ़ेंगे, उसने फूड के साथ अच्छी तरह मिक्स होते हैं, तो ओब्लिक मसल स्पेशलाइज हैं जो उसको अच्छी तरह मिक्स करवाएंगे। वो यानी वो जैसे ब्लेंडर के अंदर नहीं होता, कभी खुराक ऐसे जा रही है कभी ऐसे जा रही है, तो वो सारी जो मूवमेंट होती है वो ओब्लिक की वजह से होती है। तो इसकी वजह से सबसे अच्छे अंदाज में मूवमेंट होती है, और इसी की वजह से जो फूड है वो थोड़ी देर के लिए मसल में स्टे भी करता है। अगर ये सिर्फ 2 हो ना, तो हमारा जो फूड है स्टोमिक में जाते ही आगे जाना शुरू कर दे। क्लियर? तो ये कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से ये स्टोमिक का पार्ट होते हैं। तो बहरहाल चूँकि मस्कुलर लेयर है, तो मसल का काम क्या है कि इसने स्टोमिक की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, और तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, शिद्दत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो फूड को मज़ीद पीसा जाएगा, चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ, जैसे हमने मुंह ओरल कैविटी के अंदर दांतों के ज़रिए से हमने खुराक को पीसा, ठीक है, लेकिन फिर आपको याद है कि फिर हमने उस खुराक को इकट्ठा करके एक बोलस की शक्ल में अंदर भेज दिया। क्लियर? तो मैदा क्या करता है कि मैदा अपनी दीवारों के ज़रिए से उसको मज़ीद मसलता है, पीसता है। जैसे आप एक लुकमा रखें ना हाथ में और उसको इस तरह पीसना शुरू कर दें, मसलना शुरू कर दें, तब भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा। और फोर्स के ज़रिए से अगर हम छोटे टुकड़े बना रहे हों तो ये चर्निंग ऑफ फूड या मैकेनिकल डाइजेशन कहलाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोमिक में मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है, तो आपने कहना मसल्स के ज़रिए से होती है। ठीक है, मसल्स की जो दीवार है
वो स्टमक की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जिसकी वजह से खुराक को पीसा जाता है। फिर दूसरा फ़ायदा ये होता है जो खुराक है वो एंजाइम के साथ अच्छी तरह मिक्स होती है। तीसरा फ़ायदा कि जब भी मसल मूव करते हैं ना एनर्जी जनरेट होती है। जैसे इंसान सर्दी हो और एक्सरसाइज कर रहा हो तो उसकी मसल्स की वजह से ना बॉडी में काफ़ी सारी एनर्जी जनरेट होती है। तो ये चूँकि मस्कुलर मूवमेंट है तो मैदे में हीट जनरेट होती है और वो हीट इतनी सफिशेंट है कि आने वाली जो फैट्स होती हैं उनको भी पिघला देती है। जैसे हमने मक्खन खाया या हमने घी खाया या बाज़ दफ़ा कोई सालन हो वो ठंडा हो तो हम उस ऑयल भी जमा हुआ होता है, तो जो भी हमारे पास चाहे मक्खन है, घी है, फैट ऑयल है, वो हमारे स्टमक में जाएगा तो इसकी हीट की वजह से वो पिघल जाएगा। उसके बाद वो आगे जाके ना फिर डाइजेस्ट आगे होगा। यहाँ फैट की डाइजेशन नहीं होती आगे। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो अंदर की तरफ लेयर है, तीसरी जो अंदर की तरफ लेयर है ये म्यूकोजा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? म्यूकोजा कहलाती है। लेकिन म्यूकोजा से पहले इस म्यूकोजा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक छोटी सी एक अलग सी लेयर है। इसको सब म्यूकोजा कहा जाता है। मसल्स के बाद और म्यूकोजा से पहले अंदर आ जाते हैं फिर ल्यूमन ऑफ स्टोमिक। स्टोमिक की ल्यूमन से क्या मुराद है? स्टोमिक की कैविटी जहां खुराक आती है, खुराक आती है। अच्छा, सब म्यूकोजा में आमतौर पे ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं और उसकी वजह से जो म्यूकोजा के सेल हैं उनको खुराक वगैरह पहुंचती है। लेकिन मेन जो काम हमारे पास स्टोमिक के अंदर वो इस म्यूकोजा के अंदर है। तो बहरहाल म्यूकोजा को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे अंदर वाली लेयर जो बिल्कुल बाहर एक छोटी सी लेयर बनाती है वो कहलाती है सब म्यूकोजा, और अंदर की तरफ फिर म्यूकोजा है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इस इनर मोस्ट लेयर ने क्या करनी है? केमिकल डाइजेशन करनी है, क्योंकि ये वो लेयर है जिसने एंजाइम को रिलीज करना है। अब यहाँ एंजाइम रिलीज कहाँ से हो रहे हैं? केमिकल डाइजेशन होगी किस तरह? तो बेसिकली म्यूकोजा के अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। गैस्ट्रिक का वर्ड जब भी आएगा तो ये स्टोमिक से रिलेटेड हो। ऐसे ग्लैंड जो गैस्ट्रिक यानी स्टोमिक में पाए जाएं तो ग्लैंड का वर्ड जब भी आएगा तो वो सिक्रेशन से रिलेटेड होगा। क्लियर? और ये किस में पाए जाते हैं? म्यूकोजा के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इनकी जो शेप है वो आमतौर पर ट्यूबुलर शेप होती है, ट्यूब्स की तरह की। यानी आप ये समझ लें कि ये इस तरह के ग्लैंड होते हैं, ट्यूबुलर शेप। कोई अभी डिवेल्प भी हो रहे होते हैं, कोई डिवेल्प हो चुके होते हैं। बहरहाल इस तरह के ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं। क्लियर? और हमारे पास इन ट्यूबुलर ग्लैंड्स के दरमियान जो खाली जगह होती हैं ये वो जगह हैं जिनके ज़रिए से जो इन ग्लैंड की सिक्रेशन स्टोमिक की ल्यूमन या कैविटी में आती है। इन खाली जगह को गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है। जो खाली जगह है ना ये वाली, पहले यहाँ गैस्ट्रिक जूस आएगा और फिर इन पिट्स के ज़रिए से, तो इनको गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है। क्लियर? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ये ट्यूबुलर शेप के होते हैं, ट्यूब्स की तरह के होते हैं। दीज ग्लैंड ओपन इन म्यूकोजा। तो म्यूकोजा के अंदर जो ओपनिंग्स बनाते हैं, ये वाली जो ओपनिंग्स बनाते हैं, ये वाली ओपनिंग्स जो बना रहे हैं ये गैस्ट्रिक पिट्स कहलाती है। और ये थोड़ी सी गहरी जगह होती है। यानी आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक ट्यूब है और फिर ये थोड़ा सा डेप्थ में चला गया, फिर एक ट्यूब आ गई, फिर थोड़ा सा डेप्थ में चला गया। तो ये जो डेप्थ्स बनी हुई हैं ये गैस्ट्रिक पिट्स कहलाती है। ये डिप्रेशन बनी हुई है, इनके ज़रिए से जो गैस्ट्रिक जूस है वो किस में आता है? स्टोमिक के अंदर आता है। अब ग्लैंड की अगर हम बात करें, ग्लैंड की बात करें, जैसे मैं यहाँ एक ग्लैंड बाहर निकाल के ड्रा कर देता हूँ। ये हमने एक ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड को ड्रा किया। अच्छा, सबसे पहले ऊपर वाले जो सरफस है, सरफस जो म्यूकोजा की बाहर वाली सरफस भी बना रहे हैं, ये वाली जो सरफस भी बना रहे हैं, ये वाले सेल, इनको तो एपिथेलियल सेल कहा जाए, क्योंकि आमतौर पे सरफस पे पाए जाने वाले सेल एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं। अंदर करके फिर यहाँ 3 किस्म के सेल्स होंगे। जो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड के वो सेल जिन्होंने सिक्रीशन करनी है वो अंदर करके होंगे, यानी यहाँ करके होंगे, यहाँ करके होंगे। क्लियर? और 3 किस्म के सिक्रेटरी सेल हैं, यानी ये सिक्रेशन करेंगे। पहले जो सेल हैं यहाँ म्यूकस सेल कहलाते हैं, जिनका काम है म्यूकस को सिक्रेट करना। म्यूकस का फ़ायदा क्या है कि ये एक थिक सिक्रेशन है, एक लेसदार मादा है जिसने क्या करना है, स्टोमिक की अंदर वाली साइड को कवर कर देना है ताकि स्टोमिक की जो HCl है और एंजाइम्स हैं ये स्टोमिक की दीवार को नुकसान ना पहुंचाएं। अच्छा, दूसरे जो सेल हैं वो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल हैं। ये HCl को सिक्रेट करते हैं। HCl जो एसिड है, इसका पहला काम तो ये है कि स्टोमिक के अंदर की pH को 2 से 3 पर मेंटेन करना।
इस पीएच का फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा एंजाइम होगा, पेप्सिन एंजाइम होगा, वो इस पीएच पे ऑप्टिमम काम करता है। तो पेप्सिन जिसने हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन करनी है, उसके लिए इस पीएच का होना जरूर। पहला फंक्शन ये कि वो इंटरनल साइड को एसिडिक बनाएगा। दूसरा, जो तेज़ाब होता है ना, वो आमतौर पे जो फूडी मटेरियल होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि वॉशरूम वगैरह के पाइप जब आमतौर पे बंद हो जाते हैं तो उसमें तेज़ाब डाला जाता है। वो क्या करते हैं, उस मटेरियल को ना पिघला देता है, गला देता है, तो जिसकी वजह से उसका निकलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तीसरा, अगर उस खुराक के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं उनको भी मार देगा। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा। पेप्सिनोजेन वो एंजाइम है जो जिसने डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन करनी है। ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये केमिकल डाइजेशन नहीं कर रही, ठीक है। तो असल जो केमिकल डाइजेशन है वो पेप्सिनोजेन नहीं करनी। तो वो सेल जो पेप्सिनोजेन को रिलीज करते हैं उनको चीफ सेल या फिर जाइमोजेन सेल कहा जाता है। जाइमोजेन सेल कहा जाते हैं। तो ये पेप्सिनोजेन को रिलीज करते हैं। पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है, लेकिन ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है कि अगर वो इस शक्ल में आके स्टमक में रहता है, वो कभी भी जो उसने डाइजेशन करनी है उसको डाइजेशन नहीं करेगा। यानी आप ये समझ लें, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जिस वक्त ये स्टमक में आता है तो स्टमक में जो HCl के हाइड्रोजन आयन है वो इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे एक मार्कर है, ये आपके सामने आपको मार्कर नज़र आ रहा है। क्या मैं इस मार्कर से लिख सकता हूँ इस कंडीशन में जो आपको नज़र आ रही है? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि इसके ऊपर कैप है। क्लियर? तो आप ये समझ लें पेप्सिनोजेन इस शक्ल में है। HCl क्या करते हैं, उसके जो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं कि उसकी एक्टिव साइड के ऊपर जो अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा होते हैं उनको तोड़ देते हैं। अब ये हमारे पास एंजाइम एक्टिव हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो HCl रिलीज होता है उसके जो H आयन है वो इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब ये पेप्सिन बन गया, ये पेप्सिनोजेन था, ये क्या बन गया? पेप्सिन में। एक काम और भी कर सकता है, ये दूसरे पेप्सिनोजेन की वो जो कैप थी उसको ये भी तोड़ सकता है। ये जो एंजाइम है वो दूसरा भी एक्टिव हो जाएगा। यानी दो पॉसिबिलिटी है, ये वाला एंजाइम हाइड्रोजन आयन के जरिए से भी अपनी कैप उतार सकता है, और या तो जो एक्टिवेटेड हो चुका है पेप्सिन वो इसकी कैप को उतार दे। तो इस वजह से स्टमक के अंदर पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एक HCl और दूसरा प्री एक्टिवेटेड जो पेप्सिन में पहले ही कन्वर्ट हो गया, तो वो भी इसको एक्टिवेट कर रहा होता है। अच्छा, जब एक दफ़ा ये एक्टिवेट हो जाता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है सिर्फ। इस वजह से हमारे स्टमक में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होती, सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेस्ट होती है। और तोड़ता कैसे? टू स्मॉल पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टोन। तो छोटे छोटे पेप्टोन जो अमाइनो एसिड का छोटा सा ग्रुप होता है या छोटी पॉलीपेप्टाइड की चेन, उनमें ये कन्वर्ट करता है। अच्छा, इन तीनों सेल की जो सिक्रीशंस है इसके मजमूए को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। ऑल द सिक्रीशन ऑफ ऑल सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। जो ही नवाला स्टमक में जाएगा, बोलस जो है वो स्टमक में इंटर होगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक और अहम बात यह है कि बाज़ दफ़ा आगे हम पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक हमारा है वो रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का ही है। ये भी पॉसिबल है कि अभी बोलस आया भी ना हो और हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होना शुरू हो जाए। लेकिन ज़्यादातर जो जूस रिलीज़ होता है उसका ताल्लुक बोलस की एंट्री के साथ है। बोलस आएगा फिर ज़्यादा होगा, पहले अगर हुआ भी तो वो थोड़ा बहुत होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी, अगला आर्टिकल उसमें डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक एंजाइम जो आमतौर पे जो 1 या 2 साल के बच्चों में रिलीज़ होता है उसको रेनिन कहते हैं, और रेनिन एंजाइम भी चीफ सेल ही बनाते हैं 1 से 2 साल के बच्चों में। अच्छा, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इन्फेंट। तो उनके गैस्ट्रिक जूस में एक रेनिन एंजाइम की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। उसकी वजह क्या है, क्यों बच्चों को ये एंजाइम दी? बड़ों में नहीं होता, बड़ों में ये नहीं होता। जैसे मैं कहता हूँ ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से खुराक आ रही है। खुराक लिक्विड भी हो सकती है, खुराक सॉलिड भी हो सकती है। अच्छा, अगर लिक्विड हो तो वो बड़ी तेज़ी से यहाँ से पास कर जाएगी, ठीक है। अगर सॉलिड हो तो वो बड़ी स्लो पास करती है, आहिस्ता आहिस्ता पास करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लिक्विड चीज़ की डाइजेशन अच्छे अंदाज में होगी या सॉलिड चीज़ की, तो जो चीज़ स्लोली पास करेगी
उसकी डाइजेशन अच्छे अंदाज में होगी, क्योंकि वो रुक रुक के जा रही है ना, अच्छी तरह एंजाइम के साथ क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। क्लियर। अच्छा, हम जो बड़े हैं जो प्रोटीन खाते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होती है, गोश्त हो गया, अंडे की सफ़ेदी हो गई, दालें हो गई, वो सॉलिड शक्ल में होती है। इस वजह से हमारे स्टोमिक में इस एंजाइम की ज़रूरत नहीं हो। लेकिन बच्चे जो 1 से 2 साल हैं उनका ज़्यादातर इन्हिसार होता है दूध के ऊपर, और दूध लिक्विड है और उसकी प्रोटीन भी लिक्विड शक्ल में ही पाई जाती है। तो होता क्या है कि जिस वक्त बच्चा दूध पीता है तो अगर उस दूध के साथ कुछ ख़ास किस्म का यहाँ काम ना किया जाए ना, तो बच्चा फिर उसकी प्रोटीन से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने तो तेज़ी से गुजर जाना है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने बच्चों के लिए एक सिस्टम रखा है कि जब मिल्क स्टोमिक में आता है तो ये वाला एंजाइम मिल्क की जो लिक्विड प्रोटीन्स हैं, जो सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, जिनका नाम कैसीन है, जिनका नाम क्या है, कैसीन, उसको इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट करती हैं, और जो उसकी इनसॉल्युबल शक्ल है उसको हम कहते हैं पैराकैसीन। ठीक है, यानी यहां जो लिक्विड है वो सॉलिड की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, इट कोआगुलेट द मिल्क प्रोटीन, कैसीन मिल्क प्रोटीन है तो उसको ये कोआगुलेट करता है। कोआगुलेशन का मतलब बड़ा सिंपल सा, अगर समझना चाहते हो, जैसे कच्चा अंडा नहीं होता, कच्चे अंडे की सफ़ेदी होती है, वो लिक्विड शक्ल में होती है और कलरलेस होती है। आप उस अंडे को उबाल दें तो उस अंडे की जो सफ़ेदी जो पहले लिक्विड शक्ल में थी, जब उस अंडे को उबाला जाएगा तो आपने देखोगे वो सफ़ेदी सफ़ेद रंग की भी हो जाती है और सॉलिड में भी। तो ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना प्रोटीन का, ये कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन कहलाती है। यानी लिक्विड फेज से सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाती है, कोआगुलेशन। यानी इन शॉर्ट, जो मिल्क प्रोटीन पहले जो सॉल्युबल फेज में थी, ज़ाहिर बात है मिल्क के अंदर तो ये सॉल्युबल है ना, तो उसको इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट करना ताकि वो सॉलिड यहाँ बन जाए, और जब ये सॉलिड बनेगा तो यहाँ ये काफ़ी देर तक स्टे करेगा, और जब काफ़ी देर तक स्टे करेगा तो इसकी डाइजेशन अच्छे अंदाज में होगी। क्लियर। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, डिले द पैसेज ऑफ मिल्क, कि जो मिल्क का गुजरना है स्टोमिक से वो थोड़ा आहिस्ता हो जाएगा। डिले का फ़ायदा क्या होगा, डिले इनेबल द अदर एंजाइम, फिर इस डिले का फ़ायदा ये होगा जो स्टोमिक के दूसरे एंजाइम है वो इसको अच्छी तरह क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर सकें। अच्छा, अब ये जो फूड आया है आमतौर पे ये होता है सॉलिड। अगर सॉलिड में हम लिक्विड ऐड कर देना तो ये बन जाता है सेमी सॉलिड। अगर इसमें हम और लिक्विड ऐड कर दें तो ये बन जाता है सेमी लिक्विड, और फिर और ऐड कर दें फिर ये बनता है लिक्विड। क्लियर। आमतौर पे जो हम खाना खाते हैं फूड, वो क्या होता है, सॉलिड होते हैं। लेकिन हमारा जो जूस है, हमारा जूस जो गैस्ट्रिक जूस है वो लिक्विड शक्ल में होता है, तो सॉलिड और जूस मिलेगा तो सेमी सॉलिड बनेगा। लेकिन चूंकि जूस मिक्स मुसलसल होता रहता है तो आमतौर पे ये क्या बन जाएगा, सेमी लिक्विड बन जाएगा। क्लियर। ये जो गैस्ट्रिक जूस और फूड के मिलने से एक जो सेमी लिक्विड चीज़ बनी है इसको काइम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अब इसके अंदर चूंकि एंजाइम भी मिक्स है और इसके अंदर एसिड भी मिक्स है, तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो काइम होता है इसकी नेचर क्या है, तो आप बताएंगे कि ये एसिडिक नेचर का होता है। ये किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर। तो तकरीबन जब हम खाना खाते हैं आफ्टर 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे बाद, स्टोमिक कंटेंट आर मिक्स्ड विद फूड। जो स्टोमिक के जो कंटेंट है वो फूड के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। अच्छी तरह से मुराद क्या है कि वो जूस पहले लिक्विड फिर मिक्स होता रहता है। तो ये जो हमारे पास एक मिक्सचर बनेगा, जो सेमी लिक्विड मिक्सचर बनेगा, जो एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि उसमें HCl मिक्स होता है, इसको काइम बोलते हैं। अब काइम क्या करेगा, क्योंकि आखिरी रीजन जो हमने स्टोमिक का लिखा है वो पाइलोरिक रीजन है। ठीक है, पाइलोरिक रीजन के जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ भी एक गेट होता है। अब जाहिर बात इसको रीजन के लिहाज से नाम दिया गया, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको क्या नाम दिया गया, पाइलोरिक। ये जो हमारे पास काइम होता है जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ ये सारा काम मुकम्मल हो जाते जो हमने पढ़ा है, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना शुरू करते। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ कंडीशंस की वजह से, जैसे इंसान खाना खाए और फ़ौरन लेट जाए, तो क्या होता है कि ये जो काइम है बजाय आगे जाने के ये बैक साइड एसोफेगस में चला जाता है। अब चूंकि ये एसिडिक नेचर, जैसे मैं कहता हूँ ये जो काइम है इसका कुछ पोर्शन किस में चला गया, एसोफेगस में। अब चूंकि ये एसिडिक नेचर का है,
स्टोमिक में तो म्यूकस की बहुत थिक लेयर मौजूद है। अच्छा, म्यूकस की लेयर एसोफेगस में भी मौजूद होती है, लेकिन वो इतनी मोटी नहीं होती। इस वजह से जब खुराक किसी भी वजह से, वजूहात काफ़ी सारी होती हैं, बाद दफ़ा ड्रग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये काम कर देती है, बाद दफ़ा एंटी पेरिस्टालसिस ये काम कर देती है, यानी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। बस आपने जहन में रखना है जो कायम है, जो स्टोमिक के कंटेंट के साथ फूड मिक्स है, जिसका कॉम्बिनेशन को कायम कहा गया है, वो किसी भी वजह से हमारी एसोफेगस में चला गया। अब चूंकि ये एसिडिक फूड है और इसकी वजह से जो दीवारें हैं उनमें जलन का एहसास होगा, तो एसिडिक कायम का दोबारा एसोफेगस में जाके जो जलन का एहसास पैदा करना है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट बर्न। क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे दिल वाले पोर्शन में ऐसे लगेगा कि जैसे वो दिल जल रहा है, हालांकि ये होती जो बेचैनी है ये खुराक की नाली में होती है, या आप इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें सीने की जलन मशहूर है, ठीक है। और साइंटिफिकली अगर हम इस हार्ट बर्न को डिफाइन करें या उसकी टर्म इस्तेमाल करें तो पायरोसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पायरोसिस कहलाते हैं। तो पायरोसिस और हार्ट बर्न वो कंडीशन है जिसमें जो कायम है वो बैक मूव करके चला गया एसोफेगस के अंदर, जिसकी वजह से एक बर्निंग सेंसेशन, एक जलन का एहसास हुआ खुराक की नाली के अंदर। उस जलन के एहसास को क्या कहा जाता है? हार्ट बर्न। ये होता क्यों है? इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। इंसान खाना खा के फ़ौरन लेट जाए तब ये हो सकता है, कोई ड्रग है वो करे, कोई एंटी पेरिस्टालसिस हो जाए वो भी, बाद दफ़ा कैफीन और निकोटीन और अल्कोहल और फैटी फूड, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस प्रोसेस को इन्हेंस कर सकती है, बढ़ा सकती हैं। तो ये हमारा स्टोमिक का काफ़ी हद तक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया है, वो इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।